ये भारत माता की वंदे। ये बंजारों जैसी आवाज नहीं लग रही है भाई। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो अंग्रेजों को हरा के आप आगे बढ़े तो उसी तरह से आवाज आनी चाहिए। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के घुमंतू एवं बंजारा समाज की इस बैठक में अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, जिनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है, ऐसे हुक्म सिंह राठौर जी। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी सुनील राठौर जी, हमारे करतार जी, नट समाज के बड़े नेता जिनका अभी मैंने भाषण सुना, मैं समझ गया पूत के पाम पालने में 4 शब्दों से समझ गया कि ये कुछ करेंगे परिवर्तन। ऐसे इंद्रपाल जी, इंद्रपाल पूरा क्या लिखते हैं? इंद्रपाल सिंह नट। एक मेरे गांव का भी है इंद्रपाल डोगरा, वो भी लगा रहता है, उससे मुझे आपका नाम बहुत जल्दी याद हो गया। कविता जी यहाँ उपस्थित, हमारे सभी सह संयोजक, जिला संयोजक, विधानसभा स्तर के कुछ कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। सभी साथियों, ये संगठनात्मक बैठक है, तो संगठनात्मक बैठक थोड़ा कामकाजी होती है, तो मैं आपको कोई लच्छेदार बात नहीं कहूँगा। आज हम केवल काम की बात करेंगे। काम की बात सीधी सीधी है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और हर राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है, और हमारे सामने 2025 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है। हमने पूरी दिल्ली के अंदर जो घुमंतू और बंजारा साथी है हमारे, उनको इस प्रकोष्ठ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो उसको जोड़ने का एक तंत्र है हमारे पास, क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में इस डीएनटी समाज के, डीएनटी बोलते हैं ना, डीएनटी समाज के सभी वर्गों में ले जाना चाहते हैं, तो जैसे हवा तो चारों तरफ है, लेकिन उस हवा को टायर में भरना होता है, तो क्या करते हैं हम? क्या लगाते हैं उसके लिए? पंप लगाते हैं ना, तो पंप से भरते हैं उसको, अर्थात तंत्र चाहिए। क्या चाहिए? अर्थात कोई ऐसा तंत्र या यंत्र चाहिए जो उस हवा को उसके अंदर भर सके। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को अगर नीचे तक ले जाना है, तो अगर आप वैसे सोचे ले जाएंगे तो नहीं संभव होगा। उसके लिए अपने को क्या खड़ा करना है? एक तंत्र खड़ा करना है, एक संगठन खड़ा करना। अगर वो संगठन हमने दुरुस्त रूप से खड़ा कर लिया तो फिर हम नीचे तक जाने में सफल होंगे। अगर हमने तंत्र ठीक नहीं किया तो हम नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा तंत्र क्या है कि प्रदेश में हमारी एक कमेटी है जिसका एक अध्यक्ष है जो, और प्रभारी है। अध्यक्ष हुक्म सिंह जी हैं और प्रभारी हमारे सुनील राठौर जी हैं। इस तंत्र को अपने को समझना है, उनके साथ हमने सह संयोजक बनाए हैं। और उसके बाद फिर जिला में हमारा एक संयोजक होगा, उन जिलों में फिर एक सह संयोजक होंगे 5, उनके साथ फिर विधानसभा के स्तर पर, फिर मंडल के स्तर पर। तो वहाँ उपस्थित कार्यकर्ता जब हमारे साथ होंगे, अब इस तंत्र को समझिए आप कि प्रदेश में हमारी 10 से 11 लोगों की, 12 लोगों की, 13 लोगों की एक टीम होगी। अधिक से अधिक हम 11 लोग करते हैं, उसको 1-2 प्लस माइनस कर सकते हैं। फिर अगर हम 14 जिलों की बात करें तो 14 छिके 84 लोग वो होंगे। तो 84 और 14 कितने हो गए? 14, 15, 16 मिलाकर 100 पूरे हो गए। तो 100 लोग हमारे ये होंगे। उसके बाद 70 विधानसभा है, तो 70 विधानसभा में 70 लोग वो हो गए, तो कितने हो गए? 170 हो गए। उसके बाद 256 वार्ड है, हर वार्ड में 1 या 2 लोग होंगे, तो कितने हो जाएंगे? तो मैं ये मानता हूँ कि चलो सभी वार्डों में बंजारा नहीं होंगे, तो कम से कम 100-150 वार्डों में होंगे।
तो 100-150 में 2 आदमी जोड़ेंगे तो 300 लोग वो होंगे। अब ये टोटल कितने हो गए? तो हमारे पास जब 500 लोगों की टीम होगी, 1000 लोगों की टीम होगी और हम कोई काम करना चाहेंगे, तो मुझे बताइए वो काम आसानी से होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? इस संगठन को नीचे तक ले जाना है। तो हमने जो प्रदेश में लोग बनाए उनकी जिम्मेदारी है, आज यहाँ से जब आप जाएं तो प्रदेश के अध्यक्ष और प्रभारी से मेरा निवेदन है कि प्रत्येक प्रदेश का जो पदाधिकारी है उसको कम से कम एक जिला बांटे, और वो फिर उसके लिए वही पूरी दुनिया वही होना चाहिए जिला। उस जिले के अंदर नीचे तक बंजारा प्रकोष्ठ के लोग, जिले में जिले की टीम, फिर विधानसभा, फिर मंडल, उस तक वो टीम पहुंच जाए। और उसमें एक ध्यान और रखना है आपको, जैसे पुरुष और महिला उनका प्रतिनिधित्व बराबर होना चाहिए, ऐसे ही जैसे हमारे अलग अलग समाज हैं, कहीं पर सांसियों की संख्या ज़्यादा होगी, कहीं पर बंजारों की ज़्यादा होगी, कहीं पर नटों की ज़्यादा संख्या होगी। ये चंक में रहते हैं, एक क्लस्टर्स में ज़्यादा पसंद करते हैं लोग रहना सुरक्षा की दृष्टि से। और ये तो अंग्रेज़ों ने ही सिखाया। जब हम क्रिमिनल ट्राइब्स में डाला तो हमें कहीं बसने के लिए मना कर दिया, तो बसेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? समूह में घूमें। और हमने अलग अलग प्रोफेशंस अडॉप्ट कर लिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो प्रोफेशन अभी जो हमारे घुमंतु जाति हैं जो प्रोफेशन है, जैसे बहुत सारे साथी समझते हैं कि हमारा प्रोफेशन ही शराब बेचना है। ऐसा नहीं है। ये तो नशा बेचना या शराब बेचना, ये तो जब आप कहीं रुकेंगे नहीं और कोई काम धंधा नहीं कर पाएंगे तो अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूरी में अपनाया गया व्यवसाय था। तो उस मजबूरी से अब आप बाहर आ चुके हैं। अब शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को आगे बढ़ाना है। तो शिक्षा से जुड़ेंगे तो आप पूरा समाज आगे बढ़ेगा। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है कि नहीं? ये ताकत शिक्षा। तो समाज को शिक्षा से भी जोड़ना है। तो बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि हमारा तो ये प्रोफेशन है, नहीं समझे। नट समाज के लोग यही समझेंगे कि हम नट वाला ही काम हमारा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मजबूरी में अपनाया गया व्यवसाय है। अब आपके पास स्काई इज द लिमिट। अब आप फ्री हैं। आप अपने बच्चों को शिक्षा देकर किसी भी क्षेत्र में पुरुषार्थ कर सकते हैं। और आप सब कमज़ोर नहीं हैं, आप सब मार्शल कौम के लोग हैं। वो लोग हैं जिनसे अंग्रेज डरते थे। अंग्रेज जिनसे डरते थे क्योंकि उनको ये पता था अगर ये ऑर्गेनाइज हो गए, संगठित होकर एक जगह हो गए तो ये अंग्रेजों को उखाड़ने की शक्ति रखते हैं। भाई वो तो मनोवैज्ञानिक थे, वो तो सारी बात समझते थे कि हमें देखिए अंग्रेज यहाँ आए थे हमारा शोषण करने के, तो यहाँ सरकार चलानी थी उनको। तो सरकार चलानी थी, सरकार बनी रहे, इसके लिए उन्होंने अलग अलग नियम कानून बनाए। और वो नियम कानून ऐसे लोगों पर लागू किए ताकि वो लोग इकट्ठे ना हों और इकट्ठे होकर ये काम ना कर सके। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो लीडरशिप बैठी है हमारी सारी मंच पर, इनको भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप सबकी भी जिम्मेदारी है, काम बांट लें, काम को मुट्ठी में पकड़े मत और एक दूसरे को काम करने का मौका दें। संगठनों में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सब मैं ही कर लूँ, इससे कुछ नहीं होगा। हमें बड़े मन के साथ काम करना है। अब हम प्रदेश में पदाधिकारी हो गए तो हमको ये नहीं सोचना कि जिले में ये मेरे से बनती नहीं है, मैंने इसको नहीं बनाना। अगर वो काम का व्यक्ति है, संगठन को ताकत दे सकता है, तो हमारे विचारों से वो सामंजस्य रखता हो या नहीं रखता हो, उसको पार्टी तक लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम थोड़ा बड़े मन के साथ काम करें, बड़ी सोच के साथ। अटल जी ने हमको क्या सिखाया कि कोई भी व्यक्ति छोटे मन से बड़ा नहीं बन सकता। तो अगर हमको बड़ा बनना है तो हमको बड़ा सोचना है। तो हमें संगठन खड़ा करना होगा, बड़े सोच के साथ खड़ा करना होगा, नीचे तक कर लेंगे। और आज हम पार्टी के पद पर हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। आज जो भी काम होगा उसका क्रेडिट किसको जाएगा? भाई हाथी के पैर में सबका पैर होता है। जो आज पार्टी ने जिसको अगुवा बनाया है, प्रदेश की जो टीम है, तो जो प्रदेश के स्तर पर काम होगा उसका क्रेडिट किसको जाएगा? जिले के स्तर पर काम होगा तो जिले का क्रेडिट किसको जाएगा? विधानसभा के स्तर पर काम होगा तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? मंडल के स्तर पर अगर कहीं अच्छा काम होगा तो किसको जाएगा? तो बड़ा स्वाभाविक है। और पार्टी में जब हम कोई काम ले लेते हैं अपने जिम्मे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि पार्टी जब कोई काम दे तो अपने को उस काम पर पूरी शक्ति लगानी, फिर हमको इधर उधर नहीं देखना। नहीं समझे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत हाथ पैर मारने लगते हैं। बहुत हाथ पैर मारने से बहुत काम नहीं होता है।
मेरी जिम्मेदारी है संगठन का मुखिया होने के नाते मैं आपको वो सब बात बताऊं जो आपको आगे बढ़ाने में काम आ सकती है। तो बहुत हाथ पैर मारने से काम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हमारे पास समय, संसाधन, शक्ति, सामर्थ्य सब सीमित है। हर इंसान के पास 24 ही घंटे हैं ना। आप 24 के 48 तो नहीं कर सकते एक दिन में। एक दिन में 24 घंटे ज़्यादा बढ़ा सकता है कोई? तो 24 घंटे ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। तो समय हमारे पास सीमित है, संसाधन भी हमारे पास सीमित है। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम जादू कर देंगे और आज हम 10,000 या 50,000 या 1 लाख महीना कमा रहे हैं तो जैसे ही हम पार्टी का झंडा पकड़ेंगे तो वो 10 लाख रुपए महीना कमाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारी कमाने की शक्ति भी वही है, हमारा शारीरिक सामर्थ्य भी उतना ही है, हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति भी सीमित है। तो हम बढ़ा सकते हैं उसको, लेकिन अभी सीमित है। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत हाथ पैर मारना नहीं है, लेकिन अगर उस सारी शक्ति को आप एक जगह लगाएंगे तो परिणाम आएगा। अगर उसको अलग अलग लगाएंगे तो परिणाम नहीं आएगा। मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों से, दीवार में कील गाड़ते हैं तो किधर से गाड़ते हैं? नोकीली की तरफ से या चौड़ी तरफ से? तो नोकीली तरफ से क्यों गाड़ते हैं? नहीं, साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन पूछा मैंने, इसलिए बड़ा जरूरी है इसको समझना। हम जब कुछ प्रयास करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, हम भागदौड़ करते हैं, हम अपना ताकत लगाते हैं किसी काम में, तो उससे क्या क्रिएट होती है? ऊर्जा। क्या क्रिएट होती है? जब हम कील के ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो उससे क्या क्रिएट होता है? एक ऊर्जा पैदा होती है। अब वो ऊर्जा अगर फैल जाएगी, फैल के लगेगी तो दीवार में कील, अगर वो ऊर्जा एक जगह लगेगी तो क्या होगा? वो दीवार को भेदेगी। अर्थात जब आप सारी शक्ति कहीं एक केंद्र पर लगाते हैं तो परिणाम आता है। तो हमको दिल्ली का नेता नहीं बनना। जो दिल्ली में है उनका काम है दिल्ली का काम करना, जो जिले में है उसको जिले का काम करना, जिसको जो जिला दिया उस पर काम करना। तो आप पूरा फोकस वहाँ लगाएंगे तो आज देखो, काम बांटने से आसान होता है। काम के बांटने से आसान होता है कि नहीं होता है? एक पत्थर को अगर हम धक्का देना चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं, तकनीक से और उसके साथ साथ एक तरफ से ताकत लगे। अगर सारे उस पत्थर के चारों तरफ लग जाए तो हिलेगा वो, और सारे एक तरफ ताकत लगाएं तो क्या होगा? तो मेरा ये कहना है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, सगच्छध्वम सबध्वम सावो मनासी जानता देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। अगर हम एक मन, एक शरीर, एक साथ शक्ति लगाएंगे, एक दिशा में चलेंगे तो क्या होगा? हमारे पूर्वज जो है वो एक दिशा में चले, एक साथ चले, एक जैसा सोच रहे थे, तो आज ये संसार यहाँ तक पहुँचा। भाई जंगल में थे ना, हम कपड़ा नंगे घूमते थे कि नहीं घूमते थे? इसको तो कोई डिनाई नहीं करता। तो जब समाज इकट्ठा हुआ और एक दिशा में काम करना प्रारंभ किया तो आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, जहाज बना लिए, उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, सड़कें, रेल। ये कैसे बना? जब लोगों ने एक दिशा में काम करना प्रारंभ किया। तो हमारी शास्त्र हमको बताते हैं कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ एक तरह दिशा में चलेंगे, एक जैसा सोचेंगे, तो हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में आप जो हमारा जैसे आपने कहा कि 15 लाख की आबादी है, मैं 15 नहीं मानता हूँ, 10 लाख मानता हूँ, मैं और कम मानता हूँ, 5 लाख मान लेता हूँ। लेकिन क्या ये 5 लाख लोग अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बोलिए, चाहते हैं आप? राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं सब? तो कैसे मिलेगी? एक तो साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और दूसरा क्या करना पड़ेगा? मुट्ठी बंध के काम करना पड़ेगा। तीसरी आवश्यकता क्या है? हमको राजनीति की इच्छा जगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लोगों के अंदर उनको सक्रिय करना होगा। क्या करना होगा? देखिए, जब तक आप वोकल नहीं होंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, भाई बच्चा भी माँ कब दूध पिलाती है उसको? अब मैं हमेशा पूछता हूँ, गीता कितने लोगों ने सुनी है? भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, किसको दिया? अर्जुन को दिया। तो सारा ज्ञान देने के बाद क्या किया फिर? सारा ज्ञान, गीता का ज्ञान सुना दिया अर्जुन को, लेकिन उसके बाद देखा कि अर्जुन का फिर भी चेहरा लटका हुआ है। बोला मैं पिताजी को कैसे मारूंगा, भाइयों को कैसे मारूंगा, मित्रों को कैसे मारूंगा। ऐसे ही रो रहा था कि नहीं रो रहा था?
वो ज्ञान दिए जा रहे थे, उसका फिर भी चेहरा उठ नहीं रहा था। तो सारा ज्ञान देने के बाद जब देखा कि ज्ञान देने से काम नहीं पड़ा, तो फिर क्या किया भगवान कृष्ण ने? क्या दिखाया? अपना विराट स्वरूप। क्या दिखाया? अब हम घूमते रहे, हम तो बंजारे 10 लाख है, 15 लाख है, कहते रहो, कोई पूछने वाला है? लेकिन अगर आप 10,000 इकट्ठे कर देंगे एक जगह, तो पूरी दिल्ली की राजनीतिक शक्ति आपके चरणों में आके नमस्ते करेगी। भाई जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं कि आप हो, कोई आंखों से नहीं देखेगा। अब अर्जुन ने आंखों से देख लिया कि कितना बड़ा स्वरूप है, तो कृष्ण को मान लिया, उसकी सारी बात मान ली। नहीं समझे? मान ली कि नहीं मान ली? तो ठीक उसी प्रकार आप अगर अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको राजनीतिक शक्ति का, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। और अपनी ताकत कैसे दिखाओगे आप? आपको पहले संगठन खड़ा करना होगा। उसके लिए आपको प्रवास करना पड़ेगा, पूरी दिल्ली में जाना पड़ेगा और एक एरिया ले लेना पड़ेगा उसको। उस एरिया में पूरी ताकत, आपके पास जो काम है उतना करना बस। ठीक है ना? अगर हम सब अपना अपना काम बांट लेंगे, हिस्सेदारी कर लेंगे, तो कितने लोग बैठे हैं यहाँ? 100 लोग बैठे हैं और 256 वार्ड है। ढाई वार्ड आएगा एक केस में। कितना आएगा? कितना वार्ड आएगा? अगर हम 2 घंटे देते हैं एक दिन में, कितने देते हैं? अगर 2 घंटे हम दे दें, तो 2 घंटे में एक दिन में एक वार्ड में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? तो 3 दिन में 3 वार्ड कर लेंगे? मुझे बताइए। तो अगर 3 दिन में 3 वार्ड में आप में से एक व्यक्ति ने प्रवास कर लिया, तो 3 वार्ड हमारे खड़े हो जाएंगे। तो हम यहाँ जो बैठे 100 लोग हैं, अगर आज हम ये प्रण कर लें, अगर हम आज तय कर लें कि हमको 1 हफ्ते के अंदर पूरी दिल्ली में घुमंतू समाज की टीम खड़ी करनी है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप सही संकल्प ले लें, क्या कर लें? अगर यहाँ से संकल्प ले लें पूरी, मतलब तन मन धन से, पूरे मन क्रम वचन से अगर आप संकल्प ले लें, तो आप 1 हफ्ते के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर घुमंतू समाज का संगठन खड़ा कर सकते हैं। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि काम बांटकर, हमने तो देखो तय कर लिया है। हुक्म सिंह राठौर थे पहले मंडल अध्यक्ष, हमें देखा इसमें तक शक्ति है, सामर्थ्य है। सुनील जी बैठे, हमने इनको पहले मंडल अध्यक्ष बनाया। फिर लोगों ने देखा ये तो ज़्यादा काम कर रहा है, टिकट ले जाएगा, तो परिसीमन हो गया, ये लाइन से बाहर हो रहा था, नहीं समझे? तो फिर इसको कहा कि भाई जिले में उपाध्यक्ष बनाया। अब लोगों को राजनीतिक रूप से जो लोग हैं वो क्यों चाहेंगे? दूसरे लोग भी तो इनके पैरेलल थे ना वहाँ सुल्तानपुरी में, तो लोगों को बोले भाई ये तो ठाकुर साहब इसके पीछे लग गए। हमने कहा हम तो लग गए, हमने टिकट दिया। आपको बता रहा हूँ मैं, जिस वार्ड से हुक्म सिंह राठौर चुनाव लड़ा, उस वार्ड में हम 1997 से लेकर और 2017 में हुआ, 2017 तक कितने चुनाव लड़े? 97, 2, 5 चुनाव। उन 5 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितना टोटल वोट मिला, कितना वोट मिला उस वार्ड में पता है हमें? 5 चुनाव में जो हमारे कैंडिडेट ने वोट लिए, वो सब ने मिलाकर 8,000 वोट लिए 5 चुनाव में। और हुक्म सिंह राठौर को अकेले को कितने मिले? 11,000, 11,500 मिले। मतलब 5 कैंडिडेट ने जब वोट लिए, उससे 5,000 वोट ज़्यादा ना, 3,000 4,000 वोट ज़्यादा अकेले किसने लिए? लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, अगर पूरा बंजारा समाज थोड़ी धक्का और लगा देता तो नैया, और आप लोगों ने थोड़ी कंजूसी कर ली। नहीं लगा। कंजूसी करी कि नहीं करी? आज आपके पास एक निगम पार्षद होता, ये कहीं का चेयरमैन होता, तो इसको कुछ चेयरमैन बनाते, स्टैंडिंग कमेटी बनाते। ठीक है, आपने कमी रख दी, मैंने कहा फिर भी इसको, मैंने कहा प्रदेश में संयोजक लगाया। किस लिए लगाया है? कि हमने तो तय कर लिया है कि हम समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, हम नेता बनाएंगे, पर आपको भी तय करना है। क्या करना है? आपको भी तय करना है कि हमें दिल्ली में अपने समाज का लीडरशिप खड़ी करनी है।
अब मुझे बताइए, बंजारा, घुमंतू, डीएनटी समाज जितने भी हमारे हैं, गडरी, सांसी, सब मिलकर, आप चाहते हैं दिल्ली में आपकी लीडरशिप हो? जितनी आवाज में आप बोल रहे हैं उतने में तो भगवान भी नहीं खड़ी कर सकते। मुझे बताइए, आप दिल्ली में डीएनटी समाज की लीडरशिप खड़ी करना चाहते हैं? अभी भी कुछ नहीं है, इतने में तो चपड़ासी भी नहीं लगे। आप तो नेता बनाना चाह रहे हैं। बोलो मेरे साथ, आप दिल्ली के अंदर अपना नेतृत्व खड़ा करना चाहते हैं? डीएनटी समाज का दिल्ली में राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं? उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं? आप दिल्ली की नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा में अपने समाज का कोई प्रतिनिधि देखना चाहते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। और ये दिल्ली 2025 का चुनाव आपके लिए एक मौका है। क्या ये? आप सब पूरी ताकत के साथ दिल्ली में इस समाज को अपने साथ जोड़िए, पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत से इसको जोड़िए। पार्टी को की तरफ से मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, आप अगर अपनी सामर्थ्य दिखाएंगे, अपनी शक्ति दिखाएंगे, अपना नेतृत्व खड़ा करेंगे, तो उस नेतृत्व को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अब यह भी आपको तय करना है कि जैसे अब आपको मौका मिले तो फिर उस मौके को आप चूकना मत। ये चौहान, अभी कौन चौहान बैठे थे, अभी किधर हैं? ये पूछो पृथ्वीराज चौहान से, मत चूको चौहान। तो चौहान चूक गया तो क्या हुआ? नहीं समझे? तो आपको एक मौका मिला, आप चूक गए। अब मुझे बताओ, अब की बार तो नहीं चूकोगे? तो जब भी मौका मिलेगा उसका फायदा उठाओगे? अभी भी ये कह रहे नहीं उठाएंगे, मना। अच्छा बोलो, उठाओगे? तैयार हो? तो तैयार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल्ली क्या है देश की? दिल्ली देश की राजधानी है। अच्छा, दुनिया में आज भारतीय, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कारण पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज दुनिया में हमारी सर ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बहुत सुंदर घर बना लीजिए, घर के अंदर बढ़िया बढ़िया एसी, सोफा सेट लगाइए, सब कुछ लगाइए, लगा लिया आपने, और बाहर एक कूड़े का ढेर लगा दीजिए और नीचे बाहर कीचड़ फैला दीजिए। तो जो आपके घर में आएगा वो आपके घर का अंदर देखेगा कि बाहर देखेगा? तो जैसे ही आपके घर आएगा और बाहर कीचड़ पड़ा होगा, वहाँ कूड़ा पड़ा होगा, तो क्या बोलेगा वो? बोले पता नहीं यार कैसी जगह पे रह रहे हैं। मतलब आपके बारे में उसकी राय क्या होगी? मुझे बताइए। तो नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा दिया। दुनिया के अंदर आज हमारा सर ऊंचा हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग भारत के प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित होकर मान लो दिल्ली आ गए और दिल्ली में आके कहीं मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, कहीं अनऑथराइज कॉलोनी में किसी में चले गए, किसी झुग्गी बस्ती में चले गए, तो हमारे बारे में क्या राय बनाएंगे? क्या बोलेंगे? बोले अरे मोदी तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है, ये तो साले कूड़े में रह रहे हैं। क्या बोलेगा? तो भारत का क्या मान रह जाएगा वहाँ? जो व्यक्ति दुनिया से, जो एम्बेसडर्स आएगा, जो राष्ट्राध्यक्ष आएगा, जो बड़े बड़े लोग आएंगे, उनके साथ भी तो लोग आएंगे और वो भारत को देखना चाहेंगे। तो भारत देखने नहीं जाएंगे, वो क्या देखेंगे? दिल्ली देखेंगे। और दिल्ली में जब जाएंगे और दिल्ली में चारों तरफ गंदगी होगी, अंबार लगा होगा, ढेर लगा होगा, कीचड़ होगा, गंदा पानी होगा, पीने का पानी गंदा होगा, नल से पानी नहीं मिल रहा होगा लोगों को, सड़कें टूटी होंगी, चारों तरफ ट्रैफिक जाम होगा, ऊपर धुआं ही धुआं होगा, तो ऐसे में क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? गलत राय बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जैसा हमने देश और दुनिया के अंदर जैसा भारत का मान बढ़ाया है, तो उस भारत के मान को बढ़ाना है, तो उसके अनुसार हमारी राजधानी भी होनी चाहिए।
अब मुझे बताइए, राजधानी वैसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कह रहे नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर राजधानी सुंदर होनी चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? केजरीवाल को हटाना पड़ेगा, केजरीवाल सरकार को हटाना, आम आदमी पार्टी सरकार को हटाना पड़ेगा, नहीं समझे? भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप 2025 के लिए कमर कस रहे हो? तो जो हुकम सिंह राठौर जी और हमारे सुनील राठौर जी और ये पूरी टीम आपको काम देंगे, वो करने के लिए तैयार हो? मेहनत करेंगे, रात दिन एक कर देंगे, समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। अगर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाओगे, अगर ये 10 लाख 15 लाख हमारे बंजारा घुमंतू समाज के लोग हमारे साथ लग गए, क्योंकि ये कमजोर कड़ी है हमारी, क्या ये, अगर ये साथ ली आपने तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं आपसे, मुट्ठी बांध के संकल्प ले लो, दोनों हाथ उठाकर, कि अब हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ दिल्ली में घर घर जाएंगे, एक भी घुमंतू बंजारा डीएनटी समाज के व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, उसको भारतीय जनता पार्टी जोड़ने के लिए मेहनत करेंगे। और दिल्ली के अंदर मेरे साथ नारा लगाइए कि अब की बार हम केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, आम आदमी पार्टी सरकार को हटाएंगे, दिल्ली में भाजपा को लाएंगे, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाएंगे। तो अगर हम सब कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे तो निश्चित तौर पर यह पुण्य का काम होगा। आप ये काम करेंगे और बंजारा घुमंतू डीएनटी समाज को राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व देकर उसका हिस्सेदारी देना, इसकी मैं वायदा आपसे कर रहा हूँ, जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप मेहनत करिए, परिणाम आपके सामने होगा। किया हुआ काम कभी खराब नहीं जाता। ईश्वर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के काम को देखता है, उसके सामर्थ्य के अनुसार देखता है। हमने कुछ काम किया है तो आज जैसे उन्होंने कहा भारत सरकार में हो चाहे पार्टी में हो, हम जिस गांव से आए हैं उसमें 10 घर हैं। कोई हमारे पिताजी कभी एसोसिएशन की मीटिंग में नहीं गए, मोहल्ले में 4 आदमी इकट्ठे हो गए तो बगल से निकल गए, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। आज एक गांव से बिल्कुल गरीब बीपीएल परिवार से आकर हमारे जैसा आदमी अगर नरेंद्र मोदी जी सरकार में अमित शाह जी के प्रतिनिधि के रूप में, अगर नेफेड के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, 1 जून 2014, 26 मई 2014 को भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी। ठीक 5 दिन बाद मेरे घर पर फ़ोन आया। ना नरेंद्र मोदी जी मुझे जानते थे, ना मैं उनको जानता था, ठीक है, ना अमित शाह जी मुझे जानते थे, ना मैं उनको जानता था, ठीक है। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते मैंने ईमानदारी से काम किया, मैं अपना कर्म करता गया और उस कर्म का फल खुद ब खुद जो है एक रूप में आया। आज एक गरीब परिवार, बीपीएल परिवार के बच्चे को उठाकर जो है पार्टी ने 37 प्रकोष्ठों, यहाँ एक का अध्यक्ष बनने के लिए लोग लड़ते रहते हैं सुबह शाम तक, मुझे कितने का बना रखा है प्रमुख? 40 का 3 अभी गठित नहीं किए हैं तो 40 हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि 37 आज बने हुए हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर दी है पार्टी ने, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये माँ की तरह है। कैसे है? माँ की तरह। हर अपने बच्चे का ख्याल करती है, हर अपने कार्यकर्ता का ख्याल करती है। आप काम करिए, पार्टी आपकी तरफ देख रही है, आपके काम को देख रही है और काम की खुशबू को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आपके काम की खुशबू को कोई नहीं रोक सकता। और अब आज के बाद मैं जब बंजारा समाज की बैठक हो तो मुझे ये जो पूरा हॉल है ना, एक भी कुर्सी खाली नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अशोक ठाकुर जी जिंदाबाद। अशोक ठाकुर जी जिंदाबाद। तो आज हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे कि अब की बार दिल्ली में, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार तो भाजपा की सरकार बनाएंगे और डीएनटी समाज को भी आगे बढ़ाएंगे, इसी विश्वास भरोसे के साथ
कि हम इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हुकम सिंह जी और उनकी पूरी टीम को पहली ही इतनी अच्छी बैठक करने के लिए शुभकामनाएं और उनका अभिनंदन करता हूं पार्टी के तरफ से। जय हिंद, जय भारत।